नमस्कार साथियों। आज हम आपके बीच में अपने एक नई स्टोरी को लेकर आए हैं। ये स्टोरी एक शॉर्ट स्टोरी है जो रूस से जुड़ी हुई एक कहानी है। इसका नाम है द लेमेंट बाय द एंटोन चेखव। ये कई तरह के सिलेबस को कवर करती है, तो आज हम इस शॉर्ट स्टोरी को पूरी तरह से यहाँ कवर करेंगे। और बाद में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि एक वीडियो डालूँगा जिसमें हम इससे जुड़े क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट पेपर में आए हुए हैं उनको। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। एंटन चेखव, जो एक रूसी लेखक है, उनके द्वारा लिखी कहानी द लेमेंट। आप ये स्टोरी देख पा रहे हैं हमारे चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश करार है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आइए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। शाम का समय है, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ धुंधली सी अंधेरी जैसी फीलिंग हो रही है। सड़क के किनारे खंभे की रोशनी के नीचे चारों तरफ बर्फ़ की एक गीली और मोटी परत फैली हुई है। बर्फ़ के कारण कोचियान योना पोतावो किसी सफ़ेद प्रेत सा प्रतीत होने लगा है। यानी कि बिल्कुल अंधेरा नहीं हुआ है, अभी शाम का समय है। हल्की हल्की सी अंधेरा फैलना शुरू हुआ है। और एक घोड़ा गाड़ी जो सड़क के किनारे एक रोशनी, लैंप पोस्ट की एक रोशनी उसके नीचे खड़ी हुई है, जिस पर बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर सी चढ़ गई है। लेकिन ना तो वो गाड़ी चलाने वाला हिल रहा है, ना ही उसका घोड़ा हिल रहा है। आदमी की देह जितनी भी मुड़ सकती है उतनी ही मोड़ कर वह वहाँ पर बैठा हुआ है अपनी घोड़ा गाड़ी में। वह अपनी घोड़ा गाड़ी पर चुपचाप बिना हिले डुले बैठा है, बर्फ़ से ढका हुआ। उसका छोटा सा घोड़ा भी अब पूरी तरह सफ़ेद दिख रहा है। वह भी बिना हिले डुले खड़ा है। उसकी स्थिरता, दुबली पतली काया और लकड़ी की तरह तनी सीधी टांगें ऐसा आभास दिला रही हैं जैसे वह कोई सस्ता सा मरियल घोड़ा हो। योना और उसका छोटा सा घोड़ा दोनों ही बहुत देर से अपनी जगह से नहीं हिले हैं। ये खाने के समय से पहले ही अपने बाड़े से निकल आए थे, पर अभी तक उन्हें कोई सवारी नहीं मिली। ओ गाड़ी वाले, विनोर्ग चलेगा क्या? ओ गाड़ी वाले, विनोर्ग चलेगा क्या? योना ये आवाज़ सुन के अचानक से चौंक जाता है। विनोर्ग, हड़बड़ाहट में वह अपनी जगह से उछल जाता है। अपनी आंखों पर जमा हो रही बर्फ़ की बीच वह धूसर रंग के कोट में एक अफसर को देखता है, जिसके सिर पर उसकी टोपी चमक रही है। विनोर्ग, अफसर एक बार फिर कहता है। अरे सो रहा है क्या? मुझे विनोद जाना है। चलने की तैयारी में योना थोड़ी घोड़े की लगाम खींचता है। घोड़े की गर्दन और पीठ पर पड़ी बर्फ़ की परतें नीचे गिर जाती हैं। अफसर पीछे बैठ जाता है। कोचवान घोड़े को पुचकारते हुए उसे आगे बढ़ने का आदेश देता है। घोड़ा पहले अपनी गर्दन सीधी करता है, फिर लकड़ी की तरह सख्त दिख रही अपनी टांगों को मोड़ता है और अंत में अपनी अनिश्चयी शैली में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। योना जो ही घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाता है, अंधेरे में आ रही भीड़ में से उसे सुनाई देता है। अबे क्या कर रहा है, जानवर कहीं का? इसे कहाँ ले जा रहा है मूर्ख? दाएं मोड़। योना का ध्यान इस समय गाड़ी चलाने में नहीं था, वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तुम्हें तो गाड़ी चलाना भी नहीं आता, दाहिने और रहो, पीछे बैठा अफसर गुस्से में चीखता है। किसी गाड़ी से दुर्घटना होते होते योना की घोड़ा गाड़ी बच जाती है। फिर रुक रुक कर थोड़े संत स्वर में वह कहता है, कितने बदमाश हैं सब के सब। और मजाक करने की कोशिश करते हुए आगे बोलता है, लगता है सब ने कसम खा रखी है, या तो तुम्हें धकेलना है या फिर तुम्हारे घोड़े के नीचे आकर ही दम लेना है। कोचवान योना मुड़कर अफसर की ओर देखता है। उसके होंठ जरा सी हिलते हैं। शायद वह कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो तुम, अफसर उससे पूछता है। योना ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आता है और कोशिश करके फटी सी आवाज़ में कहता है, मेरा इकलौता बेटा वारिन इस हफ्ते गुजर गया साहब। अच्छा, कैसे मर गया वह? योना अपनी सवारी की ओर पूरी तरह मुड़कर बोलता है, क्या कहूँ साहब, डॉक्टर तो कह रहे थे सिर्फ तेज़ बुखार था। बेचारा 3 दिन तक अस्पताल में पड़ा तड़पता रहा, फिर हमें छोड़कर चला गया। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है? अरे शैतान,
की औलाद, ठीक से मोड़। अंधेरे में कोई चिल्लाया। अबे ओ बुड्ढे, तेरी अक्ल क्या घास चरने गई है? अपनी आंखों से काम क्यों नहीं लेता? जरा तेज चलाओ घोड़ा। और तेज, अफसर चीखा, नहीं तो हम कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। जरा और तेज। कोचवान एक बार फिर अपनी गर्दन ठीक करता और सीधा होकर बैठता है और रुखई से अपना चाबुक हिलाता है। बीच बीच में वह कई बार पीछे मुड़कर अपनी सवारी की तरफ देखता है, लेकिन उस अफसर ने अब अपनी आंखें बंद कर ली। साफ लग रहा था कि वह इस समय कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अफसर को विनोद पहुंचाकर योना शराब खाने के पास गाड़ी खड़ी कर देता है और एक बार फिर अकड़ू होकर सीट पर दुबक कर बैठ जाता है। 2 घंटे बीत जाते हैं। तभी फुटपाथ पर चलते रबड़ के जूतों के घिसने की चूं चूं ची ची की आवाज़ के साथ ही 3 लड़के झगड़ते हुए वहां आते हैं। उन किशोरों में से 2 लंबे और दुबले पतले हैं, जबकि तीसरा कुबड़ा और नाटा है। ओ गाड़ी वाले, पुलिस ब्रिज चलोगे क्या? कुबड़ा लड़का कर्कश स्वर में पूछता है। हम तुम्हें 20 कोपेक देंगे। योना घोड़े की लगाम खींचकर उसे आवाज़ लगाता है, जो चलने का निर्देश है। हालांकि इतनी दूरी के लिए 20 कोपेक ठीक भाड़ा नहीं है, पर 1 रूबल हो या 5 कोपेक, उसे अब कोई एतराज़ नहीं है। उसके लिए अब सब एक ही है। तीनों किशोर सीट पर एक साथ बैठने के लिए आपस में काफ़ी गाली गलौज और धक्का मुक्की करते हैं। बहुत सारी बहस और बदतमीजी के बाद अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुबड़े लड़के को खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि वह सबसे ठीकना है। ठीक है, अब तेज चलाओ, कुबड़ा लड़का नाक से बोलता है। वह अपनी जगह ले लेता है, जिससे उसकी सांस योना की गर्दन पर पड़ती है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्या सारे रास्ते इसी ढेंचू रफ्तार से चलोगे? क्यों ना तुम्हारी गर्दन? दर्द के मारे मेरा तो सिर फट रहा है, उसमें से एक लंबा लड़का कहता है। कल रात डोक मासो के यहाँ मैंने और वस्का ने कोयक को पूरी 4 बोतल चढ़ा ली। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो। तुम एक दुष्ट व्यक्ति की तरह झूठे हो। दूसरा लंबा लड़का गुस्से में बोला। भगवान कसम, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी इसमें कि सुई की नोक से में से ऊँट निकल जाता है। तीनों हंसने लगते हैं। आप सब कितने मजाकिया हैं, योना खीसे निपोर कर बोलता है। अरे भाड़ में जाओ तुम, कुबड़ा कुद्र हो जाता है। बुढ़ऊ, तुम हमें क्या कब तक बचाओगे? चलाने का यह कौन सा तरीका है? कभी चाबुक का इस्तेमाल भी कर लिया करो। जरा जोर से चाबुक चलाओ। मियाँ, तुम आदमी हो या आदमी की तुम? योना यूं तो लोगों को देख रहा है, पर धीरे धीरे अकेलेपन पर एक तीव्र एहसास उसे ग्रसता चला जा रहा है। कुबड़ा फिर से गालियाँ बकने लगता है। लंबे लड़के ने किसी लड़की नादेऊ पगोत्रा के बारे में बात करनी शुरू कर दी। योना उसकी और कई बार देखता है। वह किसी क्षणिक चुप्पी की प्रतीक्षा में बार बार मुड़कर देखता है। मेरा बेटा इस हफ्ते गुजर गया। हम सबको एक दिन मरना है। कुबड़े ने ठंडी सांस ली और खांसी के साथ एक दौर के बाद होठ पहुँचे। अरे जरा जल्दी चलाओ, खूब तेज। दोस्तों, मैं इस धीमी रफ्तार से चलने को तैयार नहीं। आखिर इस तरह हम सबको कब तक पहुँचाएगा? अरे अपने इस घोड़े की गर्दन में थोड़ी गुदगुदाओ। सुन लिया बुड्ढे? ओ नरक के कीड़े, मैं तुम्हारी गर्दन की हड्डियाँ तोड़ दूंगा अगर तुम जैसों की खुशामद करते रहे तो हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। सुन रहे हो ना बुढ़ऊ, सुअर की औलाद, तुम पर कुछ असर पड़ रहा है या नहीं? योना इस शाब्दिक प्रहारों को सुन तो रहा था, पर महसूस नहीं कर रहा था। वह हे करके हंसता है। आप साहब लोग हैं, जवान हैं, भगवान आपका भला करे। बुढ़ऊ, क्या तुम शादीशुदा हो? उनमें से एक लड़का पूछता है। मैं, आप साहब लोग बड़े मजाकिया हैं। अब बस मेरी बीवी ही है। वह अपनी आँखों से सब कुछ देख चुकी है। आप समझ गए हैं ना मेरी बात? मौत बहुत दूर नहीं है। मेरा बेटा मर चुका है और मैं जिंदा हूँ। कैसी अजीब बात है। मौत गलत दरवाजे पर पहुँच गई। मेरे पास आने की बजाय मेरे बेटे के पास चली गई। योना पीछे मुड़कर बताना चाहता है कि उसका बेटा कैसे मर गया, पर उसी समय कुबड़ा एक लंबी सांस खींचकर कहता है, शुक्र है खुदा का, आखिर मेरे साथियों को पहुंचा ही दिया। और योना उन सबको अंधेरे फाटक के पार धीरे धीरे गायब होता देखता है।
एक बार फिर वह खुद को बेहद अकेला महसूस करता है। सन्नाटे से घिरा हुआ उसका दुख, जो थोड़ी ही देर के लिए कम हो गया था, फिर लौट आता है। इस बार वह और भी ताकत से उसके हृदय को चीर देता है। बेहद बेचैन होकर वह सड़क की भीड़ को देखता है, गोया ऐसा कोई आदमी तलाश कर रहा है जो उसकी बातें सुने। पर भीड़ उसकी इस मुसीबत की ओर ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ जाती। उसका दुख असीम है। यदि वह उसका हृदय फट जाए तो उसका दुख बाहर निकल आए तो वह मानो सारी पृथ्वी को भर देगा, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं देखता। योना को टाट लदे हुए कुली क्यों दिखता है। वह उसे बात करने की सोचता है। वक्त क्या हुआ है भाई साहब, वह कुली से पूछता है। 9 से ज़्यादा बज चुके हैं, तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो। अब कोई फ़ायदा नहीं, लौट जाओ। योना कुछ देर तक आगे बढ़ता रहता है, फिर उकड़ू हालत में अपने गम में डूब जाता है। वह समझ जाता है कि मदद के लिए लोगों के और देखना बेकार है। वह इस स्थिति को और नहीं सह पाता और जब और अस्तबल के बारे में सोचता है, उसका घोड़ा मानो सब कुछ समझकर डुल चाल से चलने लगता है। लगभग 1.5 घंटे बाद योना एक बहुत बड़े गंडे से स्टोव के पास बैठा हुआ है। स्टोव के आसपास जमीन और बेंचों पर बहुत से लोग खर्राटे ले रहे हैं। हवा दम घोंटू गर्मी से भरी है। योना सोए हुए लोगों की ओर देखते हुए खुद को खुजलाता है। उसे अफसोस होता है कि वह इतनी जल्दी क्यों चला आया। आज तो मैं घोड़े के चारे के लिए भी नहीं कमा पाया, वह सोचता है। एक युवा कोचवान एक कोने से में थोड़ा उठकर बैठ जाता है, आधी नींद में बड़बड़ाता है। फिर वह पानी की बाल्टी की तरफ बढ़ता है। क्या तुम्हें पानी चाहिए, योना उससे पूछता है। वह भी कोई पूछने की बात है। अरे नहीं दोस्त, तुम्हारी सेहत बनी रहे, लेकिन क्या तुम जानते हो मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुमने सुना क्या, इसी हफ्ते अस्पताल में। बड़ी लंबी कहानी है। योना अपने कहे को अक्सर देखना चाहता है, वह कुछ नहीं देख पाता। उस युवक ने अपना चेहरा छिपा लिया है और दोबारा गहरी नींद में चला गया है। बूढ़ा एक लंबी सांस लेकर अपना सिर खुजलाता है। उसके बेटे को मरे 1 हफ्ता हो गया, लेकिन इसके बारे में वह किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाया। बहुत धीरे धीरे और बड़े ध्यान से ही वह सब बताया जा सकता है। कैसे उसका बेटा बीमार पड़ा, कैसे उसने दुख भोगा, मरने से पहले उसने क्या कहा और कैसे उसने अपने दम तोड़ दिया। दफन के बाद भी एक एक बात बतानी भी ज़रूरी है। वह यह भी उसने कैसे अस्पताल जाकर बेटे के कपड़े लिए। उस समय उसकी बेटी अनियस गांव में ही थी, उसके बारे में भी बताना ज़रूरी है। उसके पास बताने के लिए इतना कुछ है। सुनने वाला ज़रूर एक लंबी सांस लेगा, उसे सहानुभूति जताएगा। औरतों से बात करना भी अच्छा है, हालांकि वे बेवकूफ़ होती हैं। उन्हें रुला देने के लिए तो भावुकता भरे 2 शब्द ही काफ़ी है। चलो जरा अपने घोड़े को देख लूँ, योना सोचता है। सोने के लिए तो हमेशा वक्त रहेगा, उसकी क्या परवाह। वह अपना कोट पहनकर अस्पताल में अपने घोड़े के पास जाता है। साथ ही वह अनाज, सूखी घास और मौसम के बारे में सोचता रहता है। अपने बेटे के बारे में अकेले सोचने की हिम्मत वह नहीं जुटा पाता। क्या तुम डट कर खा रहे हो, योना अपने घोड़े से पूछता है। वह घोड़े की चमकती आंखें देखकर कहता है, ठीक है, जमकर खाओ। हालांकि हम आज अपना अनाज नहीं कमा सके, पर कोई बात नहीं, हम सूखी घास खा सकते हैं। हाँ, यह सच है, मैं अब गाड़ी चलाने के लिए बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा बेटा चला सकता था। कितना शानदार कोचवान था मेरा बेटा, काश वह जीवित होता। एक पल के लिए योना चुप हो जाता है, फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, पुराने दोस्त, यही सच है। कुजा योनिच अब नहीं रहा। वह अब हमें जीने के लिए छोड़कर चला गया। सोचो तो ज़रा, तुम्हारा एक बछड़ा हो, तुम उसकी माँ हो और अचानक वह बछड़ा तुम्हें अपने बाद जीने के लिए छोड़कर चल बसे। कितना दुख पहुँचेगा तुम्हें, है ना। उसका छोटा सा घोड़ा अपने मालिक के साथ हाथ पर सांस लेता है, उसकी बात सुनता है, उसके हाथ को चाटता है। अपने दुख के बोझ से दबा हुआ योना अब छोटे से घोड़े को अपनी सारी कहानी सुनाता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। स्टोरी में कोचवान जो अपने दुख को लोगों को सुनाना चाहता है, पर कोई भी उसके दुख भरी कहानी को सुनना नहीं चाहता। सब उसकी घोड़ा गाड़ी में सवारी तो करना चाहते हैं, पर उसके दुख को नहीं बांटना चाहता। योना एक कोचवान है इस कहानी के अंदर, जो स्टोरी के अंत तक अपनी दुख भरी दास्तान, अपने बेटे के मरने की कहानी
हर किसी को सुनाना चाहता है, हर किसी के साथ बांटना चाहता है, लेकिन किसी के पास समय नहीं है उसकी कहानी सुनने के लिए। अंत में उसका घोड़ा ही उसकी दुख भरी कहानी और दास्तान को सुनता है और यहीं पर यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है। एंटोन चेखव एक रूसी लेखक हैं जिनके द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी द लेमेंट आज हमने पढ़ी, और लेमेंट से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार कुछ पेपर में आते हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे और इसी तरह आपके बीच में वीडियो बनाकर पेश करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो और आपको इसी तरह नई नई एजुकेशनल वीडियो हम लोग शेयर कर सकें। आपका और हमारा साथ इसी तरह बना रहे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आगे भी इसी तरह का वीडियो हम बनाकर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।